नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल EPS 95 गाइड में। मैं हूं आपका मेजबान और आज हम बात करने जा रहे हैं देश के उन 70 लाख से भी अधिक पेंशन भोगियों के बारे में जिनकी आंखें सरकार के एक फैसले पर टिकी हैं। यह वह लोग हैं जिन्होंने अपनी जवानी के महत्वपूर्ण वर्ष देश के निर्माण में लगा दिए और आज वृद्धावस्था में एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं EPS 95 पेंशन योजना के लाभार्थियों की, जिनके लिए पेंशन की मामूली राशि, जो कि कई मामलों में मात्र 68,000 है, इस कमरोदश महंगाई में ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। आज की हमारी चर्चा कई महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर केंद्रित होगी। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि कैसे देश के सबसे बद्ध मजदूर संगठनों में से एक भारतीय मजदूर संघ अब इन पेंशन भोगियों के हक के लिए सड़ी DDHकों पर उतर आया है और सरकार को एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन की सीधी चेतावनी दे दी है। इसके बाद हम विश्लेषण करेंगे उस महत्वपूर्ण मुलाकात का जो EPS पैनानिम राष्ट्रीय संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों और देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के बीच हुई और जानेंगे कि उस बंद कमरे में क्या आश्वासन दिए गए। हमारी पड़ी DDH ताल आगे बढ़ेगी और हम आपको बताएंगे कि कैसे अब यह लड्डी ढाई केवल सरकारी दफ्तरों तक सीमित नहीं रही, बल्कि पेंशन भोगियों ने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक श्री मोहन भागवत के दरवाजे पर भी दस्तक दे दी है। और अंत में हम संसद के गलियारों से गूंजती उस आवाज को भी आपके सामने लाएंगे, जहां सांसद NK प्रेमचंद्रन ने सरकार से तत्काल एक नई और बेहतर पेंशन स्कीम लागू करने की पुरजोर वकालत की है। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज की विस्तृत चर्चा और सबसे पहले बात करते हैं भारतीय मजदूर संघ के उस विशाल प्रदर्शन की, जिसने राजधानी जयपुर से लेकर दिल्ली तक सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी है। भारतीय मजदूर संघ का हुंकार मांगे, पूरी नहीं हुई तो होगा महाआंदोलन। दोस्तों, जब धैर्य की सीमा समाप्त हो जाती है तो संघर्ष का बिगुल बजना स्वाभाविक है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला जब भारतीय मजदूर संघ BMS के झंडे तले हजारों की संख्या में श्रमिक और कर्मचारी जयपुर की सड़कों पर उतर आए। उनका गंतव्य था जिला कलेक्टर कार्यालय और उद्देश्य था अपनी आवाज को प्रधानमंत्री तक पहुंचाना। यह केवल एक सामान्य विरोध प्रदर्शन नहीं था, यह उन लाखों पेंशन भोगियों के दशकों के दर्द, निराशा और अनसुनी मांगों का एक सामूहिक प्रकटीकरण था। क्या थी प्रदर्शन की मुख्य वजहें? इस विशाल विरोध प्रदर्शन के केंद्र में EPS 95 पेंशन योजना से जुड़ी व मांगे थी, जिन्हें सरकार लंबे समय से नजरअंदाज करती आ रही है। भारतीय मजदूर संघ के जिला जयपुर के पदाधिकारियों ने स्पष्ट रूप से सरकार के सामने अपनी बात रखी। संघ के प्रचार मंत्री श्री अक्षय कुमार मीणा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, आज की तारीख में जो पेंशन राशि दी जा रही है वह अपमानजनक है। क्या कोई व्यक्ति RS1000 या RS2000 में पूरे महीने अपना और अपने जीवन साथी का गुजारा कर सकता है? विशेषकर तब जब उसे महंगी दवाइयों की भी आवश्यकता हो। वर्तमान वेतन और पेंशन की सीमा इतनी अव्यावहारिक और कम है कि यह श्रमिकों को एक गरिमापूर्ण जीवन देने में पूरी तरह से विफल है। यह केवल पेंशन की राशि का सवाल नहीं है। संघ ने प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में कई प्रमुख मांगों को रेखांकित किया है। न्यूनतम पेंशन में सम्मानजनक वृद्धि संघ की सबसे प्रमुख मांग है कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 6500 प्रतिमाह किया जाए। उनका तर्क है कि यह राशि आज के जीवन यापन की लागत को देखते हुए न्यूनतम आवश्यकता है। महंगाई भत्ते का प्रावधान पेंशन को महंगाई से जोड़ा जाना चाहिए। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है, पेंशन की क्रय शक्ति कम होती जाती है। इसलिए पेंशन भोगियों को भी सरकारी कर्मचारियों की तरह महंगाई भत्ते DA का लाभ मिलना चाहिए, ताकि उनकी पेंशन समय के साथ अप्रासंगिक ना हो जाए। पतिप को मुफ्त चिकित्सा सुविधा वृद्धावस्था में सबसे बड़ा खर्च स्वास्थ्य सेवाओं पर होता है। पेंशन भोगियों की मांग है कि उन्हें और उनके जीवन साथी को कैशलेस और मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाए, ताकि वे बिना किसी आर्थिक बोझ के अपना इलाज करवा सकें। उच्च पेंशन का लाभ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में पात्र कर्मचारियों को उनकी वास्तविक सैलरी के आधार पर उच्च पेंशन देने का मार्ग प्रशस्त किया था। हालांकि EPFO द्वारा लगाई गई जटिल शर्तों और नौकरशाही की लाल फीताशाही के कारण लाखों पेंशन भोगी आज भी इस लाभ से वंचित हैं।
संघ ने मांग की है कि बिना किसी भेदभाव के और प्रक्रिया को सरल बनाते हुए सभी पात्र सदस्यों को उच्च पेंशन का लाभ तत्काल दिया जाए। सरकार को सीधी चेतावनी, यह प्रदर्शन केवल मांगों को दोहराने तक सीमित नहीं था। इस बार संघ के तेवर बेहद कड़े टेढ़े थे। संघ के जिला अध्यक्ष श्री रणजीत सिंह गुर्जर और प्रदेश मंत्री श्री यथेंद्र कुमार ने एक स्वर में सरकार को चेतावनी दी। उन्होंने कहा, यह तो केवल एक शुरुआत है, एक सांकेतिक प्रदर्शन है। हमने सरकार को अपनी मांगों पर विचार करने के लिए पर्याप्त समय दिया है, लेकिन अब हमारे सब्र का बांध टूट रहा है। यदि सरकार ने आगामी बजट सत्र में या उससे पहले हमारी मांगों को लेकर कोई ठोस और संतोषजनक घोषणा नहीं की, तो भारतीय मजदूर संघ चुप नहीं बैठेगा। हम राज्य स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक एक ऐसा बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे जिसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। इस प्रदर्शन की सबसे खास बात यह रही कि इसे सिर्फ बीएमएस तक ही सीमित नहीं रखा गया, बल्कि जिले भर के विभिन्न कर्मचारी संगठनों और श्रमिक यूनियनों ने भी इसमें भाग लेकर अपना पूर्ण समर्थन दिया। यह एकजुटता इस बात का संकेत है कि ईपीएस सैमन का मुद्दा अब केवल कुछ पेंशन भोगियों का नहीं, बल्कि संपूर्ण श्रमिक वर्ग का मुद्दा बन चुका है। रक्षा मंत्री के दरबार में पेंशन भोगियों की गुहार मिला आश्वासन जब सर DDH 1 पर संघर्ष जोर पकड़ दिए रहा था, उसी समय दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही थी। ईपीएस टाइटंड राष्ट्रीय संघर्ष समिति, जो पिछले एक दशक से भी अधिक समय से पेंशन भोगियों के अधिकारों के लिए एक अनवरत लड़ाई लड़ रही है, का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल देश के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से उनके आवास पर मिला। यह मुलाकात कई मायनों में अहम थी, क्योंकि श्री राजनाथ सिंह न केवल सरकार में एक PR बिहाशाली मंत्री हैं, बल्कि लखनऊ से सांसद भी हैं, जहां बद्ध संख्या में पेंशन भोगी रहते हैं। क्या हुआ मुलाकात के दौरान? प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राष्ट्रीय सचिव श्री राजीव भटनागर और प्रांतीय महामंत्री श्री राजशेखर नागर कर रहे थे। उनके साथ मुख्य समन्वयक श्री उमाकांत सिंह और संगठन मंत्री श्री PK श्रीवास्तव जैसे प्रमुख पदाधिकारी भी मौजूद थे। समिति ने रक्षा मंत्री के समक्ष पेंशन भोगियों की पीड़िता को बहुत ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि कैसे मामूली पेंशन राशि के कारण लाखों वृद्धजन अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। उन्होंने रक्षा मंत्री को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा, जिसमें वही 4 सूत्रीय मांगे प्रमुखता से उठाई गई। न्यूनतम पेंशन, 8,500 मासिक महंगाई भत्ते का तत्काल प्रावधान, पेंशन भोगी और उनके पतिप के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप उच्च पेंशन का सरलीकरण। प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा मंत्री को यह भी बताया कि यह कोई खैरात की मांग नहीं है, यह उन कर्मचारियों का हक है जिन्होंने अपने सेवाकाल के दौरान अपने वेतन से पेंशन फंड में नियमित रूप से अंशदान किया है। यह उनका अपना पैसा है जिसे सरकार एक ट्रस्टी के रूप में संभाल रही है। आज जब उस फंड का मूल्य लाखों करोड़ रुपए हो चुका है, तो फिर उसके वास्तविक हकदारों को एक सम्मानजनक पेंशन देने में सरकार को क्या आपत्ति है? रक्षा मंत्री का आश्वासन और एक नई उम्मीद। सूत्रों के अनुसार श्री राजनाथ सिंह ने प्रतिनिधिमंडल की सभी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक और गंभीरता से सुना। उन्होंने स्वीकार किया कि पेंशन भोगियों की मांगें तर्कसंगत हैं और इस महंगाई के द्वार में वर्तमान पेंशन राशि अपर्याप्त है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को यह आश्वासन दिया कि वह इस मामले को व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री के समक्ष उठाएंगे। समिति के एक सदस्य ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि रक्षा मंत्री ने उन्हें यह भी संकेत दिया है कि सरकार इस मुद्दे पर संवेदनशील है और संसद के आगामी मानसून सत्र में पेंशन भोगियों के लिए कोई सकारात्मक घोषणा हो सकती है। यह आश्वासन पेंशन भोगियों के लिए एक नई उम्मीद की किरण लेकर आया है। हालांकि समिति ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वे केवल आश्वासनों पर निर्भर नहीं रहेंगे। उन्होंने रक्षा मंत्री को सूचित किया कि यदि सरकार की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है, तो उन्होंने आगामी 4 और 5 अगस्त 2025 को दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर मंतर पर एक विशाल राष्ट्रीय धरने का ऐलान कर दिया है। इस धरने में देश के कोने कोने से हजारों पेंशन भोगी शामिल होंगे और सरकार पर अपनी मांगों को मानने के लिए दबाव बनाएंगे। प्रधानमंत्री और संघ प्रमुख के नाम पत्र एक भावनात्मक अपील। दोस्तों,
EPS 95 पेंशन भोगियों की यह लड़ाई अब केवल विरोध प्रदर्शनों और झापनों तक ही सीमित नहीं है। यह अब एक भावनात्मक और मार्मिक अपील का रूप ले चुकी है। जब सरकारी तंत्र से निराशा हाथ लगी तो पेंशन भोगियों ने देश की दो सबसे शक्तिशाली हस्तियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के सर संघ चालक श्री मोहन भागवत जी को पत्र लिखकर अपनी व्यथा सुनाई है। भोपाल से उठी आवाज। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में संस्कार विद्यालय संत हरिदास नगर में राष्ट्रीय संघर्ष समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य एजेंडा दिल्ली में प्रस्तावित 4 और 5 अगस्त के राष्ट्रीय आंदोलन की तैयारियों की समीक्षा करना था। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि आंदोलन को और धार देने के साथ साथ एक भावनात्मक अपील का रास्ता भी अपनाया जाए। बैठक में मौजूद समिति के प्रादेशिक समन्वयक श्री RN धारकर ने कहा, हम पिछले कई वर्षों से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी 4 सूत्रीय मांगों के लिए आंदोलन कर रहे हैं। हमने हर दरवाजा खटखटाया, हर मंत्री से मिले, लेकिन परिणाम शून्य रहा। आज हमारे कई पेंशन भोगी साथी इतनी कम पेंशन, जो कि कई मामलों में मात्र R200 से लेकर RS00 तक है, में गुजारा करने को विवश हैं। यह सरासर अन्याय है। इसी बैठक में यह तय हुआ कि प्रधानमंत्री, जो स्वयं को प्रधान सेवक कहते हैं, और संघ प्रमुख, जो एक सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन का नेतृत्व करते हैं, जो अंत्योदय की बात करता है, को पत्र के माध्यम से सीधे संबोधित किया जाए। पत्र में क्या लिखा गया? यह पत्र केवल मांगों की एक सूची नहीं है, बल्कि यह लाखों वृद्ध जनों के दिल का दर्द है। पत्र में लिखा गया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय सर संघ चालक जी, हम EPS 95 योजना के अंतर्गत आने वाले वह लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर दिया। हमने अपने सेवा काल में अपने वेतन से इस उम्मीद के साथ पेंशन फंड में योगदान दिया था कि वृद्धावस्था में हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा और हम एक सम्मानजनक जीवन जी सकेंगे। लेकिन आज स्थिति यह है कि महंगाई के इस भयावह दौर में हमें मात्र कुछ R100 से लेकर R200 तक की मामूली पेंशन मिल रही है। आप ही बताइए, क्या इतनी कम राशि में 2 वृद्ध प्राणियों का 1 महीने का गुजारा संभव है? क्या हम अपने इलाज का खर्च उठा सकते हैं? सच्चाई यह है कि यह राष्ट्र अपमानजनक है और हमारे आत्मसम्मान पर एक चोट है। धन के अभाव में हमारे कई साथी अपनी गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं करा पा रहे हैं और प्रतिदिन तिल तिल कर मरने को मजबूर हैं। कई तो बिना इलाज के ही स्वर्गवासी हो चुके हैं। पेंशन भोगियों में सरकार की इस उदासीनता के प्रति भारी आक्रोश और निराशा व्याप्त है। हम आपसे कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं। हमारा पैसा जो पेंशन फंड में जमा है, आज लाखों करोड़ डेज रुपए हो चुका है। हम बस उसी से एक सम्मानजनक पेंशन की गुहार लगा रहे हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारी 4 सूत्रीय मांगों, न्यूनतम पेंशन R500 प्लस महंगाई भत्ता, मुफ्त चिकित्सा सुविधा, उच्च पेंशन का लाभ और वंचितों को पेंशन पर मानवीय दृष्टिकोण से विचार करें और हमें न्याय दिलाएं। हम आपके सदा आभारी रहेंगे। यह भावनात्मक अपील दर्शाती है कि पेंशन भोगी अब हर संभव प्रयास कर रहे हैं ताकि उनकी आवाज सत्ता के उच्चतम स्तर तक पहुंचे। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष श्री भदौरिया, कोषाध्यक्ष श्री शैलेंद्र शर्मा, संगठन मंत्री श्री रमेश कुमार राठौर और कई अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे, जिन्होंने इस पत्र अभियान को हर पेंशन भोगी तक पहुंचाने का संकल्प लिया। संसद में गूंजा मुद्दा, सरकार तुरंत लागू करें नई पेंशन स्कीम। जब सड़ी दहेशक से लेकर संघ तक यह मुद्दा गरमाया हुआ है, तो भला देश की सबसे बद्दी पंचायत यानी संसद इससे अछूती कैसे रह सकती है? केरल से रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी RSP के सांसद श्री N.K. प्रेमचंद्रन, जो श्रमिक मुद्दों पर अपनी मुखर आवाज के लिए जाने जाते हैं, ने एक बार फिर इस मुद्दे को संसद के पटल पर जोरदार तरीके से उठाया। N.K. प्रेमचंद्रन की पुरजोर मांग श्री प्रेमचंद्रन ने सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि EPS पेंडिसिस योजना अपने वर्तमान स्वरूप में पूरी तरह से अप्रासंगिक और अपर्याप्त हो चुकी है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि वह इस योजना की खामियों को स्वीकार करें और इसे सुधारने के लिए टुकड़ों में घोषणाएं करने के बजाय एक व्यापक और नई पेंशन स्कीम लेकर आए। उन्होंने तर्क दिया, यह एक पैच वर्क का मुद्दा नहीं है। आप न्यूनतम पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 2000 कर देंगे तो इससे समस्या का समाधान नहीं होगा।
आज आवश्यकता एक ऐसी पेंशन योजना की है जो कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा की वास्तविक गारंटी दे। एक ऐसी योजना जो महंगाई दर से जुद्दी हो, जो स्वास्थ्य सेवाओं को कवर करती हो और जो सेवानिवृत्ति के बाद व्यक्ति को एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का भरोसा दे सके। उन्होंने सरकार से पूछा कि जब देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बारियाच रही है, जब हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, तो फिर हम अपने उन श्रमिकों को, जिनके खून पसीने से यह विकास संभव हुआ है, एक सम्मानजनक पेंशन क्यों नहीं दे सकते? उन्होंने सरकार से पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की बहाली की मांग करने वाले सरकारी कर्मचारियों का भी उल्लेख किया और कहा कि यह इस बात का प्रमाण है कि मौजूदा पेंशन प्रणालियों में गंभीर खामियां हैं, जिन्हें तत्काल दूर करने की आवश्यकता है। श्री प्रेमचंद्रन ने सरकार से यह भी मांग की कि वह ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की मांगों पर विचार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करें, जिसमें पेंशन भोगी संगठनों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए ताकि एक सर्वमान्य और व्यावहारिक समाधान निकाला जा सके। आगे क्या? तो दोस्तों, आज की इस विस्तृत चर्चा से यह स्पष्ट है कि ईपीएस 925 पेंशन का मुद्दा अब एक निर्णायक मौदियाज पर आ खद्दी दिया छछा हुआ है। एक तरफ भारतीय मजदूर संघ जैसे बधेय संगठन सड्डी द्याचकों पर उतरकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं, दूसरी तरफ राष्ट्रीय संघर्ष समिति सरकार के उच्चतम स्तर पर लॉबिंग कर रही है और साथ ही दिल्ली में एक बड़े शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में है। पेंशन भोगियों ने भावनात्मक अपील का रास्ता अपनाते हुए सीधे प्रधानमंत्री और संघ प्रमुख से गुहार लगाई है और संसद के भीतर भी यह आवाज लगातार गूंज रही है। अब गेंद पूरी तरह से केंद्र सरकार के पाले में है। क्या सरकार इन लाखों वृद्ध पेंशन भोगियों की पीठ को समझेगी और उनकी तर्कसंगत मांगों को स्वीकार करेगी? क्या रक्षा मंत्री का आश्वासन मानसून सत्र में किसी ठोस घोषणा का रूप लेगा, या फिर सरकार इस मुद्दे को एक बार फिर ठंडे बस्ते में डाल देगी, जिसके परिणाम स्वरूप देश को एक बद्धा श्रमिक आंदोलन देखना पड़ेगा? यह सवाल आज देश के 70 लाख से अधिक पेंशन भोगी और उनके परिवार पूछ रहे हैं। उनकी निगाहें दिल्ली पर टिकी हैं। उन्हें उम्मीद है कि उनकी दशकों की तपस्या का फल उन्हें अब मिलेगा और वे अपने जीवन का अंतिम पड़ीहा सम्मान और गरिमा के साथ बिता सकेंगे। पेंशन संवाद में आज के लिए बस इतना ही। हम इस मुद्दे पर अपनी पैनी नजर बनाए रखेंगे और हर छोटी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।